स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए कैसे समझते हैं। त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज डीईएफ कुछ ऐसे खींची गई है जो एबी से बीई बड़ा है, एसी से डीएफ बड़ा है और बीसी से ईएफ बड़ा है। स्टेटमेंट कथन उसके बाद लिखते हैं गिव है दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। यह बात कहा जाए कि संगत भुजाएं अनुपातिक है। स्टेटमेंट हो गया गिवन, उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ। त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर कौन बराबर है तो त्रिभुज क्या होगी, समरूप। यह बात आपको सिद्ध करना है। उसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। रचना त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ
जो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है कुछ ऐसे खींचे गए हैं जैसे कि डीई एबी से बड़ा, डीई अगर इसे कुछ ऐसा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, तो डीई बड़ा है एबी से। तो यही चीज इस प्रकार कुछ खींचा गया है त्रिभुज डीईएफ एंड त्रिभुज एबीसी की डीई बड़ा हो जाए एबी से, डीएफ बड़ा हो जाए एसी से और ईएफ बड़ा हो जाए बीसी से। तो कुछ ऐसा लिखा हमने। अच्छा, इंस्ट्रक्शन हो गई, अब चलेंगे प्रूफ की ओर। प्रमाण, एक काम करते हैं, प्रमाण से पहले जितना एबी है उतना ही डीई में से कट कर लेते हैं और जितना एसी है उतना ही डीएफ में से कट कर लेते हैं और इसे मिला देते हैं। तो ये एबी के बराबर कट करिए हमने, डी एम, इसका नाम कुछ एम कर लिया और इसका नाम कुछ एन कर लिया। तो ये बात यही लिखना पड़ेगा, डी एम बराबर ए बी एंड डी एन बराबर ए सी। क्रमशः प्रूफ की ओर चलते हैं। दिया हुआ जो टर्म है इनको उठाइए, ए बी बट्टा डीई बराबर एसी बट्टा डीएफ, बस इन दोनों टर्म को उठाते हैं। ए बट्टा डी और एसी बट्टा डी, बीसी और एफ को हमने अभी छोड़ी है। आगे बढ़ते, ए बी डीएम के बराबर, तो क्या यहां पे डीएम लिखा जा सकता है? एसी डीएन के बराबर, डीएन बट्टा डीई इतना अपॉन ये रहा डीएम और ये रहा डीई, तो डीएम और यहां से यहां तक डीई, डीएन और यहां से यहां तक डीएफ। तो इन दोनों का जो कुछ रेशियो है वह बराबर है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम यह बात कहता है अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर खींची गई है। तो इस बात को हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से जो mn है समांतर हो जाएगा EF के, mn समांतर हो गया EF। ये रेखा समांतर अगर हो जाती है तो क्या यह जो कोण है और यह जो कोण है वो क्या हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। आपने इस बात को पढ़ा, पुरानी लेक्चर अगर आपने करी होगी तो आई फील आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। एंगल एम बराबर एंगल ई और जो एंगल एन है वह एंगल एफ के बराबर हो जाएगा।
त्रिभुज DMN तथा त्रिभुज DEF, इन दोनों में एंगल D कॉमन है। वेनिस्ट है। एंगल जो M है वह एंगल E के बराबर है। जो एंगल N है एंगल F के बराबर है। मतलब A जो सिमिलैरिटी है वो लागू हो जाएगा, समरूपता। अगर ये समरूपता लागू हो जाती है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दोनों DMN समरूप है त्रिभुज DEF के। समरूप हो जाएगा तो भुजानुपात में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये DM बट्टा DE बराबर MN बट्टा EF। जो DM है उसे हमने AB के बराबर माना है, तो यहाँ पे AB और जो MN है और EF है, तो MN और EF अपनी जगह सेम रहेगा। तो इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, DM को AB के बराबर और D अपनी जगह सेम रहा, MN को वैसे ही छोड़ते हैं और EF को वैसे छोड़ते हैं। यहाँ जो कुछ कंडीशन है AB बट्टा DE, तो AB बट्टा DE और MN बट्टा EF, तो यहाँ पे BC बट्टा EF है। इन दोनों टर्म को अगर मैं यूज करूं तो क्या मिलेगा, क्योंकि AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF। लेकिन यहां से इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 MN बट्टा EF समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ये MN बट्टा EF बराबर BC बट्टा EF। क्या EF और EF यहां से हटाया जा सकता है, क्या मिला, MN BC के बराबर। दिस इंप्लाइज MN इक्वल्स BC। यह जो BC रहा यह MN के बराबर है इसके, तो ये त्रिभुज ABC और DMN, ये बात दोनों त्रिभुज में हमने प्रूफ करके लाया ये बात। और AB और ये DM, AB बराबर DM, ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में, रचना में माना था, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए DM और इसको कर दीजिए AB, और इधर में जो AC है वो DN के बराबर है, तो DN बराबर AC जब आप रचना करते हैं क्या हो जाएगा, यहां से साइड 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 सर्वांग समता, ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DMN सर्वांग हो जाएगा। DMN ये SSS सर्वांग क्षमता है।
तो सर्वांग एस 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 से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गई, सर्वांग हो गई। अगर सर्वांग हो गई तो इसे कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, इन दोनों त्रिभुज की हर एक चीज आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जो एंगल बी है वह एंगल एम के बराबर, और जो एंगल सी है वो एन के बराबर, और जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर। पर आपको यहां से एक बात देखने को मिला होगा, यहां एंगल एम बराबर एंगल ई और एंगल एन बराबर एंगल एफ। यहां इक्वेशन 1 2, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे 2 और इसे 3, तो ये 2 एंड 3 लिख लीजिए, यहाँ पे यूज कर लीजिए 2 एंड 3, यहाँ बस 2 एंड 3 यूज करें और इसे बोल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं नाम। जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 4 है, इन दोनों को देखी जाए तो m और n, m और n, यहां एंगल m एंगल e के बराबर है और यहां पे एंगल m एंगल b के बराबर है। इसका मतलब एंगल b बराबर एंगल e, तो 1 एंड 4, 1 एंड 4 से क्या हो जाएगा, जो एंगल b होगा वह एंगल e के बराबर हो जाएगा, और जो एंगल n है वो c के बराबर है और यहाँ पर जो n है वो f के बराबर है, तो एंगल c बराबर एंगल f, और एंगल a एंगल d के, तो एंगल a बराबर एंगल d। अब आप देखना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुज में एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी और ये समरूपता एंगल एंगल एंगल, तो ए से समरूपता ए से। ये दोनों त्रिभुज आपस में इस प्रकार समरूप हुई। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।